जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। आप सबों का मैं अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। जैसा कि कल के वीडियो में बोला गया था कि एक नंबर होगा आपको अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, हम लोग कल ख़त्म कर चुके हैं और आज दूसरा नंबर निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति की चर्चा करेंगे। निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लें कि निरक्षीय क्या होता है। ठीक है, निरक्षीय क्या होता है। निरक्षीय मतलब हुआ कि कोई भी एक एक्सिस लेंगे हम लोग, ठीक है, कोई एक हम लोग एक्सिस लेंगे और उस एक्सिस से कहीं दूर एक पॉइंट होगा। ठीक है, एक कोई एक्सिस है, उस एक्सिस से कहीं दूर एक पॉइंट लेंगे, ठीक है, उसी को कहते हैं निरीक्षीय पॉइंट। और वहाँ से सारा चीज़ हम लोग बनाए हैं। ठीक है, सारा चीज़ बनाए हैं। अब बनाए क्या क्या वो दिखाते हैं। हमने क्या किया, हमने माना है कि एक आपको अक्ष ले लिए, ठीक है, जो कि कल अक्षीय स्थिति में काम किए थे। एक अक्ष ले लिया, उस अक्ष का नाम है ए और बी और उसका मिडिल पॉइंट क्या है, ओ है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के बीच यानी ए से बी के बीच की दूरी क्या है, 12। यानी ओ क्या कर रहा है, ये ओ जो है मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है। देखिए मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु मतलब अगर ये 2L है तो यानी कि ये L और ये L होगा। ठीक है, तो एक्सिस से एक पॉइंट कहीं दूर लेते हैं, क्योंकि बोला गया है निरक्षीय स्थिति, और वो क्या था कल वाला अक्षीय स्थिति, मतलब अक्ष के अलोंग ही लेना था। ठीक है, और ये है निरक्षीय स्थिति, मतलब अक्ष से कहीं दूर एक पॉइंट ले लीजिए आप। ठीक है, उस पॉइंट का अपने हिसाब से आप नाम रख लीजिए। ये रख लिया मैंने P। ठीक है, तो इससे इसको मिलाएंगे, इससे इसको मिलाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास स्केल नहीं है जो कि हम सीधा सीधा लाइन खींच पाएंगे। आपके पास सारा सामान होगा, आप इत्मीनान से सही सही और सीधी सीधी बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद इससे इसको मिला देंगे। हो गया, मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ाने के बाद हो गया। अब उसके बाद ये जो है इस पर एक लंब डालेंगे, इस पर एक लंब डालेंगे। तो लंब जब डालेंगे उसके बाद ये क्या होता है, अब इस ये वाला लाइन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार इधर तो अब नहीं जाएगा, इसको सबके हिसाब से इसको भी थोड़ा बढ़ा लेते। ठीक है, ये आपका दिख रहा है, इधर से गया फिर इधर से आ रहा है। तो अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ से इसको मिला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, दो घटकों में बंट जाता है। ठीक है, दो घटकों में बंट जाता है। उसके बाद अब देखिए इस पर कितना चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, प्लस क्यू, इस पर क्या है माइनस क्यू। ठीक है, तो यहाँ क्या बन रहा है थीटा, और यहाँ भी क्या है थीटा पे। ठीक है, तो ये इसके दो घटक हो जाते हैं। ये वाला लाइन जो दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये हो जाता है E1 साइन थीटा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और ये हो जाता है E2 साइन थीटा। ठीक है, और सेम लाइन पे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये सेम लाइन पे ही दोनों घटक कॉस का दिख जाता है, E1 कॉस थीटा कॉमा E2 कॉस थीटा। ठीक है, ये हम चित्र बनाए यहाँ पे दिख रहा होगा, और ये है E1, ठीक है, और ये है E2। ठीक है, और O से इस बिंदु की दूरी क्या है, R है। क्या है, R है। ठीक है, कितना है, R है, और ये क्या है, L है। अब देखिए ये थीटा अगर बन रहा है, यहाँ पे अगर थीटा बन रहा है तो दैट में अगर परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये 90 डिग्री। और सबको पता है त्रिकोणमिति में कि 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, यानी H कहलाता है। ठीक है, और थीटा के सामने क्या होता है P। अगर हमको H निकालना पड़े, ये वाला भुजा निकालना पड़े, इसका मतलब इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर, और ये भी तो स्क्वायर में होगा, अंडर रूट हो जाएगा, तब ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा सेम चीज़, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हम आपको बना के दिखा रहे हैं, यहाँ बना हुआ है। ठीक है, ये हो सकता है आपको थोड़ा सा दिख जाएगा, कहीं कुछ पता ना चलेगा, आप यहाँ से उतार लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ को हम यहाँ आपको बता के दिखा रहे हैं कैसे कैसे बना है, कैसे आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ उतारना होगा तो आप यहाँ देख लीजिए चित्र बना हुआ, आप यहाँ से इत्मीनान से उतार सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम हो गया, चित्र का काम हो गया।
चित्र का काम खत्म हो चुका है। अब देखिए क्या क्या किया, मतलब जो यहाँ चित्र में है वो चीज़ हम लिखे भी हैं। लिखे क्या है, लिखे हैं हम लोग, क्या लिखा गया है, तो सबसे पहले रीडिंग क्या, निरक्षय या अनुपस्थिति। निरक्षय का मतलब समझा दिया आपको कि कोई भी एक एक्सिस होगा, एक एक्सिस लेंगे, उस एक्सिस से कहीं दूर एक पॉइंट लेंगे, ठीक है, उसी का मतलब है निरक्षय स्थिति, मतलब अक्ष से कहीं दूर, ठीक है, अक्ष से कहीं दूर, ठीक है। तो निरक्षय कहता है कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव, ए बी दिख रहा होगा, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, देखिए आर दूरी पर एक निरक्षय स्थिति में कोई बिंदु P है, देख लीजिए, है कोई बिंदु P, ठीक है, देख लीजिए कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किस पर ज्ञात करना है, तो P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो प्लस Q एवं माइनस Q आवेशों से बिंदु P तक की दूरी। अब देखिए प्लस Q और माइनस Q यहाँ से यहाँ यानी कहेंगे कि AP बराबर, तो AP बराबर, तो ये देख लीजिए यहाँ जो लिखे हैं अपने रफी कर लेते हैं, जब यहाँ देखे हैं फिर भी देखते हैं, त्रिभुज AOP में तो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज होगा तो समकोण त्रिभुज पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² बराबर p² जोड़ b²। तो ये 90 डिग्री के सामने h होता है, ठीक है, ये h होता है। तो p का मान देख लीजिए, थीटा के सामने p क्या है, r² जोड़ b क्या है, l², ये क्या हुआ h², हमको h निकालना है तो क्या होगा √r² प्लस l², ठीक है, √r² प्लस l, यानी a से p के, यानी कि a से p के बीच की दूरी क्या हो जाएगा √r² प्लस l² होगी, ठीक है, बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, r² प्लस l² का √, ठीक है। उसके बाद है कि प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश यहाँ दिख रहा है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E1 बराबर, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र E1, तो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है 1/4πε0 इंटू Q अपोन में r², मतलब उनके बीच की दूरी का वर्ग, ठीक है, r² दैट मीन उनके बीच की दूरी का वर्ग, ठीक है। अब देखिए दूरी हम कितना निकाले हैं, हम लोग दूरी हम निकाले हैं √r² प्लस l²। अब देखिए r, इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 1/2, ऊपर में देखिए स्क्वायर करेंगे, 2 से 2 कट गया तो क्या होगा r² प्लस l²। तो देखिए r की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q अपोन में r² प्लस l², AP की दिशा में, A से P की दिशा में, ठीक है। माइनस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, तो E2 बराबर, तो E2 बराबर भी देख लीजिए ठीक ही है 1/4πε0। अब देखिए माइनस Q यहाँ से यहाँ, अब देखिए दूरी यहाँ से भी यहाँ सेम ही है, ठीक है। तो Q अपोन में r² प्लस l² यानी P से B की दिशा में, ठीक है। कहता है कि E1 तथा E2 परिमाण में परस्पर बराबर हैं, E1 और E2। अब ध्यान से देखिए इसको, अब ध्यान से देखिए 1/4πε0 बराबर है Q बराबर है r² प्लस l², r² प्लस l बराबर है। तो वही लिखा कि E1 तथा E2 के परिमाण परस्पर बराबर हैं किंतु दिशाएं भिन्न हैं, किंतु दिशाएं भिन्न। अब देखिए दिशाएं भिन्न कैसे है, देखिए ये इधर से गया, ये इधर से गया, इसको भी नहीं इधर से जाना चाहिए तब ना दिशा सेम होता है। ये देखिए ये इधर से आया है, तो वही लिखा है कि दिशाएं भिन्न हैं, ठीक है। वेक्टर E1 तथा वेक्टर E2 के OP के अनुदिश घटक, OP के अनुदिश घटक, तो OP के अनुदिश घटक देख लीजिए क्या क्या है आपका, E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, क्रमशः E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा है, जो परस्पर बराबर किंतु विपरीत है। अब देखिए एक उधर है एक इधर है, बराबर है लेकिन विपरीत है। उसी प्रकार E1 तथा E2 के OP के लंबवत घटक, ये क्या था अनुदिश था, एक जैसा था। लंबवत मतलब ये दिख रहा होगा, तभी बोले थे ये लंब है। तो लंबवत घटक क्या होगा E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, जो एक ही दिशा में, देखिए इसका दिशा हम बोले थे एक ही दिशा में है, दोनों
एक ही दिशा में है, ठीक है। अतः P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो E1 का मान देख लीजिए, ऊपर में है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस E2 का दिख रहा होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए एक चीज, ये टोटल चीज और ये टोटल चीज सेम है, यानी आपको एक चीज और लिख देते हैं। अगर हम ये कहें इतना बराबर x, इतना बराबर भी x, अब बीच में जोड़ का चिन्ह दें तो x जोड़ x कितना होगा, 2x होगा। x जोड़ x कितना होगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। जोड़ा है तो देखिए सेम चीज है, तो जोड़ेंगे तो क्या 2 हो जाएगा, सीधा 2 होगा। तो इसको आगे में 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो 2 लगा देते हैं, 2 देखिए इसको रहने दे, 2q के साथ लगा देते, क्या दिक्कत है, 2q के साथ रख दीजिए तो हो जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, दोनों को जोड़ना था 2 रहता 2q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ देखते हैं फिर इधर लिख लेंगे। तो त्रिभुज POA से, अब त्रिभुज देख लीजिए POA से कॉस थीटा बराबर B बटे H होता है, सबको पता है, 10th क्लास से ही याद करके रखे हैं। कॉस थीटा बराबर B बटे H, तो देख लीजिए थीटा के सामने P, इसके सामने H, तो बच गया क्या B, तो B बटे H, तो B क्या होगा L और H क्या होगा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा, ठीक है। तो चलिए अब मान रखते हैं, तो मान रखेंगे तो हो जाएगा आपका E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह पे L अपॉन में रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इसको गुना कर दीजिए, अब देखिए इस पे पावर है 1, यहाँ इसका मतलब 1/2, तो यानी 1, चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं आपके लिए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2qL अपॉन में, अब देखिए दोनों का आधार समान है, पावर जुटेगा 1 जोड़ 1/2, तो 2 1 3/2, तो लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2 लिख सकते हैं, इतना 3/2। तो घातांक में पावर आधार समान हो तो पावर जुटेगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। यदि L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो L स्क्वायर को नेगलेक्ट करने पर, यानी उपेक्षित करने पर, तो यानी L स्क्वायर को नहीं मानना है, ठीक है, नेगलेक्ट करने पर। तो जब से L स्क्वायर नेगलेक्ट होगा तो हमारा E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, और एक चीज देखिए 2qL, तो 2qL तो याद होगा P बराबर हम लोग याद रखे हैं 2q इंटू L, तो इसके जगह पर हम P लिख सकते हैं, P अपॉन में L स्क्वायर तो नेगलेक्ट कर देंगे, तो बचेगा क्या R स्क्वायर पे पावर 3/2, ठीक है।
तो 2 से 2 काट दीजिए, यानी हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन में आर क्यूब, पी अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, सदिश रूप में, सदिश रूप में वेक्टर ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर पी अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, ये आपका इतना होगा। ठीक है, एक लाइन और लिखना है, तो मेरे ख्याल से शायद इतना आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, बात भी समझ में आ गई होंगी, तो ऊपर का 1-2 लाइन मिटा देते हैं। ठीक है, ऊपर का ही ऊपर का एक लाइन मिटा दिए। तब इससे क्या स्पष्ट होता है, ये देख लीजिए। स्पष्ट है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान दूरी पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आधी होती है। कितनी होती है? आधी होती है। ठीक है, कितनी होती है? आधी होती है। आई होप कि इतनी बातें जितना मैंने आज निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति के लिए बताया गया है आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक के आप इसको लिख लीजिए, तब इससे फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं।